नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आज बात करूंगा उससे अगले टॉपिक की जो मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आरबीआई एक्ट और इसके साथ साथ आरबीआई के कार्य, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्या होते हैं और बैंकिंग कंपनियां क्या होती हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग प्रोसेस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको क्लियरली एक विजन दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग एक प्रकार की प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंकिंग एक प्रोसेस रहेगी और बैंकिंग के तहत आता है जमा राशियों को स्वीकारना, और इसके साथ साथ ये जमा राशियाँ जो स्वीकार की जाती हैं उन्हें चेक, ड्राफ्ट या फिर भुगतान आदेश द्वारा जारी किया जाता है। देखते हैं भाई कि व्यक्ति ए द्वारा एक बैंकिंग में, यानी बैंक में, यह बैंक है और इसमें 1 लाख रुपया जमा किया गया। और जब 1 लाख रुपया जमा किया गया तो कभी न कभी व्यक्ति को उस पैसे की आवश्यकता होगी, और जिस समय व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होगी तो या तो वह बैंक में सीधे जाकर फॉर्म भरेगा, और उस फॉर्म को भरने के बाद यही आपका भुगतान आदेश हो जाता है, यानी मुझे इतने रुपए भुगतान कर दीजिए। तो फॉर्म भरने के बाद वह पैसा या रुपया प्राप्त कर लेगा। ठीक है। दूसरी बात होती है उसे चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। जैसे कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति द्वारा चेक जारी कर दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसको बुना लिया जाएगा। फिर तीसरा होता है आपका ड्राफ्ट के माध्यम से। आप बैंक द्वारा अपने अकाउंट से ड्राफ्ट बनवाते हो और जिस व्यक्ति को ड्राफ्ट भेजना है उसके लिए आप उसे जारी करवा देते हो। तो यानी भुगतान आदेश या फिर चेक या फिर ड्राफ्ट के माध्यम से जारी किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो जमा राशियां हैं यह किस प्रकार यूज में आएंगी। तो जमा राशियां जो भी होंगी उन्हें या तो मांगने पर व्यक्ति द्वारा मांग की जाएगी या फिर ऋण जारी किया जाएगा। मांग की जाएगी या फिर ऋण जारी किया जाएगा। आप देखते हो कि आपने जो यह 1 लाख रुपया दिया था यह पर्टिकुलर आपके अकाउंट में तो लिस्टेड रहेगा, लेकिन यह खजाने में होगा बैंक की, और वहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग से रुपये को संरक्षित नहीं किया जाता। वहाँ पूरा का पूरा भंडार होता है, कुछ पूरा का पूरा भंडार होगा इस प्रकार, और उसमें पैसे को संरक्षित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपने वो नोट दी हों और वो किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण के लिए जारी कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि जमा राशि तो आपकी हो सकती है, लेकिन ऋण किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी आपकी राशि से जारी किया जा सकता है। लेकिन यह जो 1 लाख वैल्यू आप जमा कर रहे हो, 1 लाख रुपया आप जमा कर रहे हो, वह जमा रुपया लिस्टेड होगा आपकी पासबुक में, वह आपकी पासबुक में, और इसके साथ साथ बैंक के बही खाते में लिस्टेड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपको बैंकिंग की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि बैंकिंग कंपनी या फिर बैंक क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी संस्थाएं बैंकिंग का कार्य कर रही होंगी वे बैंक कहलाती हैं। यानी बैंकिंग, मैंने आपको बताया था कि यह बैंकिंग होती है, और जो संस्थाएं उस बैंकिंग की प्रोसेस को कर रही होंगी उन्हें हम बैंक कहते हैं। यानी वे संस्थाएं जो बैंकिंग का कार्य करती हैं, बैंकिंग का कार्य करती हैं। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं कि बैंक कौन कौन से कार्य करते हैं। तो बैंकों के कार्य में हम देखें तो सबसे पहला बैंक ऋण प्रदान करते हैं। ऋण प्रदान करते हैं, और ऋण किस प्रकार
या तो आपको गारंटी लेकर या फिर बिना गारंटी के दो प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। या फिर कोई वस्तु गारंटी के रूप में रखवाई जाएगी आपसे, और या फिर कोई भी वस्तु गारंटी के रूप में नहीं रखवाई जाएगी। और यह तब होता है जब सरकार किसी पर्टिकुलर योजना के तहत कह देती है कि आपकी इस पैसे के डूबने की स्थिति में हम इसकी गारंटी लेते हैं। अब जैसे कि आप बात करोगे, प्रधानमंत्री बिजनेस लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है और उसमें गारंटी नहीं लग रही है, तो यानी उस चीज़ की गारंटी सरकार ने ले रखी है। तो ऋण दो प्रकार से जारी किए जाएंगे। फिर बात करते हैं, यह आपको चेक के माध्यम से या फिर ड्राफ्ट के माध्यम से या फिर भुगतान आदेश के अनुसार मुद्राएं जारी करेंगी। चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से या भुगतान आदेश के माध्यम से यह आपको आपका धन प्रदान करते हैं बैंक। फिर तीसरी बात करते हैं कि ये जमा पूंजी का हस्तांतरण करते हैं। हस्तांतरण यानी यह आपको रुपया प्रदान करते हैं और हो सकता है कि इसकी कुछ मुद्रा आरबीआई को भी बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद चौथी बात होगी कि बैंक बॉन्ड की खरीदारी करते हैं। बॉन्ड की खरीदारी करते हैं या फिर कोई बॉन्ड जारी करते हैं। बॉन्ड जारी करते हैं। आप देखते हो कि चुनावी बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसके अलावा बैंक आपकी तरफ से किसी बॉन्ड की खरीदारी करता है ना। तो इस प्रकार बैंकों के कौन कौन से कार्य होते हैं यह आपको पता चला होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि बैंक कौन से कार्य नहीं करेंगे। बैंक की प्रोसेस तो पता चल गई, लेकिन बैंक कौन से कार्य नहीं करते हैं। तो बैंक क्या नहीं करते हैं? बैंक कभी भी किसी वस्तु की खरीदारी नहीं कर सकते। बैंक कभी भी किसी वस्तु की खरीदारी नहीं कर सकते। इसके अलावा बैंक कभी भी 7 माह से ऊपर उधारी के संबंध में बैंक कभी भी 7 माह से ऊपर उधारी के संबंध में किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने पास नहीं रख सकते, और यदि वो रखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन से जो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है वह लगभग 5 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। यानी कोई भी बैंक होगा और उसने अगर ऋण के सापेक्ष आपकी गारंटी ले रखी है और आप उस ऋण को नहीं चुका पाते हो, तो उस ऋण को ना चुका पाने की स्थिति में बैंक 7 माह तक आपकी संपत्ति को रखेगा या फिर उसके बाद नीलामी करेगा। और यदि वह उस संपत्ति को और भी अधिक समय तक रखना चाहता है तो इसके लिए उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वह एक्सटेंड होकर 5 साल की समय सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसका मतलब आपको पूरी की पूरी बैंकिंग प्रोसेस और बैंक समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आरबीआई की, और आरबीआई से पहले हम बात करेंगे आरबीआई एक्ट क्या था। तो हम देखें
कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और यह एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाम से जाना गया और यह पूरे भारतीय क्षेत्र पर लागू होता है। इसके अंतर्गत 1935 में आरबीआई का गठन किया गया और उसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर हम देखेंगे कि 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई बन गया और यह आरबीआई यंग हिल्टन आयोग 1920 और केंद्रीय जांच आयोग 1921 की सिफारिशों के आधार पर लाया गया था और इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आज़ादी के पहले जो इसके गवर्नर रहे हैं वह आपके सीडी देशमुख थे और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई की जो भी प्रबंधन का कार्य करता है वह आपका इसका केंद्रीय बोर्ड करता है और केंद्रीय बोर्ड की संरचना के बारे में हम देखें तो इसमें सरकारी निदेशक होते हैं और कुछ गैर सरकारी निदेशक भी होते हैं। सरकारी निदेशक में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर मैक्सिमम हो सकते हैं। वहीं गैर सरकारी निदेशकों की बात की जाए तो इसमें सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक होंगे और यह 10 निदेशक बेसिकली ऐसे होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स का ज्ञान होगा और वही लोग 10 सिलेक्ट करके सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें 2 गैजेटेड ऑफिसर यानी भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी होते हैं और इसके बाद 4 क्षेत्रीय डायरेक्टर जो कि रिजर्व बैंक की शाखाएं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता में ओपन हुई थीं, उन्हीं 4 के डायरेक्टर यहां पे चुने जाते हैं जिसमें से मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता के होते हैं। फिर बात करते हैं कि इस केंद्रीय बोर्ड के सभी अधिकारियों का चुनाव कौन करता है, मतलब उन्हें सिलेक्ट कौन करता है। तो उस स्थिति में इसे भारत सरकार द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और यह 4 वर्ष के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो यानी जो भी अधिकारी होंगे इनमें से सभी को भारत सरकार द्वारा चुना जाता है और यह 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। अब हम बात करेंगे कि आरबीआई के कार्य क्या होंगे जिनको केंद्रीय बोर्ड निर्धारित करता है और इसके साथ साथ आरबीआई एक्ट भी उन्हें निर्धारित करता है। अब हम देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई के क्या कार्य दिए गए हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई मौद्रिक एवं साख नीति जारी करता है। विशेषतया आरबीआई विभिन्न प्रकार की दरें जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, डबल आर, ट्रिपल आर, बैंक रेट, इस प्रकार की कुछ दरें जारी करता है जिसके अनुसार मौद्रिक एवं साख नीति का प्रबंधन करता है और ये दरें 12 माह में 6 बार जारी की जाती हैं। फिर बात करते हैं मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी आरबीआई विभिन्न वस्तुओं की मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने का भी कार्य करता है, यानी आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। फिर तीसरा कार्य रहेगा वित्तीय संस्थाओं का नियमन व नियंत्रण। वित्तीय संस्थाएं मतलब ऐसी संस्थाएं जो वित्त से जुड़ी होती हैं और उसमें आपकी बैंकिंग भी आ जाती है और इसके साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी आ जाती हैं जो कि कुछ न कुछ मात्रा में आरबीआई के नियंत्रण में होती हैं। फिर इसके बाद बैंकिंग परिचालन के मापदंड बनाना। आरबीआई विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए कुछ नियम जारी करता है कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा। कुछ समय पहले एक नियम आया हुआ था कि यदि आप किसी गारंटर को साथ ले जाकर लोन लेते हो और बाद में आप लोन नहीं चुकाते हो तो उस परिस्थिति में उस गारंटर को लोन चुकाना पड़ेगा।
तो बैंकिंग परिचालन के कुछ मापदंड अन्य भी बनाए जाते हैं आरबीआई द्वारा कि आप बैंकों को इन नियमों का पालन करते हुए, जैसे कि बैंकें अपनी दरों को 7% से ज़्यादा नहीं रख सकती, जो कि ब्याज दरें होती, ऋण दरें होती हैं, उन्हें 7% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ऐसे कुछ नियम बनाती है, सपोज करिए। फिर इसके बाद जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। भाई जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, और तभी बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का विश्वास टिका रहेगा। अन्यथा की स्थिति में लोग बैंकिंग प्रणालियों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप देखोगे कि जब भी आप कोई धनराशि जमा करते हो बैंक में, सपोज करिए आपने 10 लाख रुपया जमा किया है, तो उस जमा की गई 10 लाख रुपए की स्थिति में अगर कभी बैंक क्रैश होता है और बैंक असफल हो जाता है, तो उस परिस्थिति में आपकी 1 लाख रुपए की राशि बीमित होती है, जो कि आपको प्राप्त होगी। यह नियमों के अनुसार 1 लाख रुपए की राशि बीमित राशि मानी जाती है, और बैंक के क्रैश होने की स्थिति में 1 लाख रुपए आपको अधिकतम प्राप्त होंगे। और इससे पहले यह 2500 रुपये निर्धारित थी, और बाद में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करती है। फिर बात करते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा विदेशी व्यापार व भुगतान को सुविधाजनक बनाना। आप देखते हो कि विभिन्न कंपनियां हैं और इसके साथ साथ लोग हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं, और जब वे विदेश से व्यापार करते हैं तो उन्हें विदेशी करेंसी प्राप्त होगी, और उस विदेशी करेंसी को भारत की करेंसी में चेंज करवाने के लिए आरबीआई का सहारा लेना पड़ेगा। और आरबीआई ही ऐसा संस्थान है जो कि मुद्रा का एक्सचेंज करता है, और यह अपने बहुत सारे सेंटर खोलता है और सेंटरों के माध्यम से भी मुद्रा का एक्सचेंज करता है। फिर आगे बात करते हैं मुद्रा प्रबंधन करना। मुद्रा प्रबंधन का तात्पर्य होता है कि बाजार में मुद्रा के प्रवाह को कम या ज़्यादा कर देना, और यह तभी होता है जब आरबीआई अपनी दरों को फ्लैक्चुएट करती है, कभी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। और जब दरों को बढ़ा कर रख देती है तो उसे हम कठोर मौद्रिक नीति कह देते हैं, और जब वही दरें घटा कर रख देती है तो उसे हम सरल मौद्रिक नीति कह देते हैं। फिर बात करते हैं, अगला कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या व्यक्तियों के बिना ब्याज वाले निक्षेप स्वीकारना व संग्रह करना। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अकाउंट होंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट होंगे, और हो सकता है कि कुछ बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, जैसे कि विभिन्न कंपनियों के सीईओ वगैरह होते हैं या फिर उनके मालिक होते हैं, उनके भी कुछ अकाउंट होंगे। तो उस परिस्थिति में यह उनका संग्रह करते हैं, और उनके जो धन होता है उसका भी संग्रह करते हैं। जैसे कि आप देखोगे भारत सरकार का खजाना है। अब भारत सरकार का जो खजाना है वो पर्टिकुलर कहीं तो होगा बैंक में, तो उस परिस्थिति में आरबीआई हो सकता है, और इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के कुछ खजाने होंगे, वो भी आरबीआई अपने अंडर में संग्रह कर सकता है। फिर इसके बाद विदेशी मुद्रा अनुसूचित बैंकों से खरीदना व बेचना। तो आप देखते हो कि सपोज करो रहीम नाम का कोई व्यक्ति किसी विदेश में कुछ जॉब करने के लिए गया हुआ है, और जॉब करने की स्थिति में वह वहाँ पर कुछ ना कुछ वेतन पा रहा होगा, और वेतन का कुछ बचा हुआ हिस्सा वह अपनी माताजी को भेजना चाहेगा। उस परिस्थिति में जब वह अपनी माताजी को भेजना चाहता है तो वह केवल और केवल उनके अकाउंट में ही मुद्रा भेज सकता है। तो उस परिस्थिति में जिस बैंक को वह मुद्राएं प्राप्त होंगी तो वह बैंक उनका एक्सचेंज जरूर करवाना चाहेगा, क्योंकि वह उसी हालत में उनकी माताजी को मुद्राएं प्रदान नहीं कर सकता। अनुसूचित बैंकों से तात्पर्य है कि ऐसे बैंक जो कि आरबीआई की शेड्यूल 2 के अंतर्गत सूचित किए गए हैं। फिर इसके बाद तो वह अनुसूचित बैंक होंगी, और उन अनुसूचित बैंकों द्वारा उस मनी को आरबीआई के पास बेचा जाएगा, और आरबीआई उसको खरीदेगा, और इसके सापेक्ष वह भारतीय मुद्रा प्रदान कर देगा, और वह भारतीय मुद्रा वह बैंक लेकर रहीम की माताजी को प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार से आरबीआई
विदेशी मुद्रा अनुसूचित बैंकों से खरीदता है और उन्हें बेचता है। फिर आगे बात करेंगे खजाना विनिमय पत्रों को की खरीद एवं बिक्री करना। आप जानते हो कि सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाने के लिए कभी कभी कुछ पैसे की आवश्यकता होती है और वह पैसा सरकार किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से लेती है। उस परिस्थिति में आरबीआई सरकार की तरफ से उनके लिए बॉन्ड जारी करता है। कैसे जारी करता है देखते हैं कि मान लीजिए सरकार को 10,000 रुपये की आवश्यकता है, तो सरकार की तरफ से आरबीआई 2,000 रुपये के 5 बॉन्ड जारी कर देगा और ये पांचों बॉन्ड पब्लिक सेक्टर की कंपनी या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी खरीद लेंगे और इसके सापेक्ष सरकार को पैसा प्रदान करेंगे। और इसके बाद जब भी सरकार इन बॉन्डों को वापस लेना चाहेगी तो सरकार इन्हें पैसा प्रदान करेगी। किसके माध्यम से प्रदान करेगी? आरबीआई के माध्यम से। तो इस प्रकार सरकार के खजाना विनिमय पत्रों की खरीद एवं बिक्री आरबीआई करता है। फिर हम देखेंगे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और सरकार द्वारा इसके निमित्त कंपनी को ऋण देना। ऐसे कुछ कंपनियां बनाई गई होंगी जिनको ऋण की आवश्यकता होगी और सरकार द्वारा इनको इसके निमित्त ही गठित किया गया होगा, तो उस परिस्थिति में आरबीआई उन्हें भी ऋण देगा। और इसके अलावा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक संस्थान है, उसको भी ऋण प्रदान करता है। फिर अगला देखेंगे कि आरबीआई क्या नहीं करेगा। तो उस परिस्थिति में आरबीआई किसी कंपनी के और किसी बैंकिंग कंपनी के अर्थात किसी बैंक के शेयरों को नहीं खरीद सकता, क्योंकि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। वह उनका नियमन तो कर सकता है लेकिन उनके शेयर को नहीं खरीद सकता। दूसरी बात, निक्षेपों व चालू खातों पर ब्याज नहीं देगा, अर्थात जो भी आरबीआई के पास अकाउंट होंगे, आरबीआई के पास चालू खाते होंगे। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होगी तो वह आरबीआई से पैसा निकाल लेगी, फिर पैसा कुछ आया टैक्सेस से आया तो उस पैसे को जमा करेगी। तो इसका मतलब है कि वह चालू अकाउंट होंगे और उस परिस्थिति में चालू अकाउंटों व इसके साथ साथ निक्षेपों पर आरबीआई ब्याज नहीं देता। और ब्याज क्यों नहीं देता? क्योंकि आरबीआई के पास आय कमाने के ज़्यादा स्रोत नहीं होते, क्योंकि आरबीआई का विशेष कार्य है मौद्रिक एवं साख नीति का प्रबंधन करना और मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। जबकि वही बैंकों को आप देखते हैं तो बैंकों का कार्य होता है या बैंकों का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना। इस परिस्थिति में बैंक तो ब्याज प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ ऋण देने पर ब्याज भी लेते हैं, वहीं आरबीआई ब्याज प्रदान नहीं करता। आरबीआई पैसे जो भी आरबीआई के पास जमा होंगे उन पर ब्याज नहीं देगा। तो इस प्रकार आपने आरबीआई के कार्यों को जाना, आरबीआई की संरचना को जाना, आरबीआई के गठन को जाना। आगे हम बात करेंगे आरबीआई की शेड्यूल्ड 2 में अंकित जो बैंक हैं उनके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।